हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी क्लास में टेक्निकल विद एसएएस यूट्यूब चैनल पर। मैं शिवम फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए काफ़ी अच्छी यहाँ क्लास लेकर। और जैसे भी आप सब जानते हो कि पिछले दिनों यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई है और ये काफ़ी बड़ी वैकेंसी है। इसके नोटिफिकेशन के बारे में आपको सारी जानकारियाँ पता है। तो उसी की क्लास में आज हम लोग इस नए साल पर आपको एक तोहफा दे रहे हैं यूट्यूब पर। ये क्लास क्या होने वाली है कि आपको यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर पूरी मैथ की, हिंदी की, रीजनिंग की और यहाँ हिस्ट्री, करंट अफेयर्स सारी क्लासें आपको मिलने वाली हैं और रेगुलर क्लास मिलेंगी। और साथ में एक बात बताऊं, आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराया जाएगा और साथ में हर एक टॉपिक को हम लोग डीपली पढ़ के डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सब जानते हो सारी का बातें, जैसे पिछली सीआरटीएस की क्लासों को चलाया गया था वैसे इस बार भी पूरा यूपी पुलिस की पूरी सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। और इसके जस्ट बाद जैसे यूपी पुलिस का कांस्टेबल का क्लास ओवर होगा उसके तुरंत बाद एक अगले महीने से आप सबके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है यूपी पुलिस के लिए उसकी भी क्लासेस जल्द ही चलेंगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास में आप सबको मैं बताऊंगा आपके मैथ का सिलेबस। यहाँ अभी मैथ की क्लास चलने वाली है, मैथ का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ना यहाँ पर मैथ का नहीं, पूरा अगर पूरी बात करें जो पूरा सिलेबस है यूपी पुलिस का, वो सिलेबस किन बातों पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पे 4 बातों पे काम करते हैं हम लोग। यूपी पुलिस का जो सिलेबस है वो 4 टॉपिक पे काम करेगा। जैसे यहाँ पहली जो बात है वहाँ पे हम लोग कहेंगे सामान्य ज्ञान की बात करेंगे। पहला जो है वो सामान्य ज्ञान है। ठीक है, सामान्य ज्ञान जो होगा जिसको हम लोग जनरल नॉलेज कहते हैं। ये जो इसका देखिए सामान्य ज्ञान की बात करें ना, ये अनलिमिटेड होता है काम। जैसे कि इसमें हिस्ट्री आएगी, है ना, समसामयिक घटना आएगी, करंट अफेयर्स को कहते हैं, और फिर पॉलिटी भी आएगी। सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। उसका पूरा डिटेल सिलेबस आपको कल मिल जाएगा, पीडीएफ के ऐसे फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए भी नहीं मिल पाया था तो वो चीज़ें मैं कल दे दूंगा। सामान्य ज्ञान जो होता है वो लगभग आपके लिए ना ये पूरा 38 क्वेश्चन आता है लगभग। अगर कहा जाए तो सामान्य ज्ञान का 38 प्रश्न आता है और ये हर प्रश्न क्या होता है 2 नंबर का होता है। और उसके बाद बताऊँ तो ये जो पूरा पेपर होगा आपका, इसमें 150 क्वेश्चन होंगे। पहली बात है ये क्वेश्चन के नंबर है और जो इसका मार्क्स होगा इसमें मार्क्स मिलेंगे हर नंबर पे। अगर हर क्वेश्चन पे 2 मार्क्स है तो क्या हो जाएगा, इसमें 300 मार्क्स हो जाएगा। पहली बात है। और दूसरी क्या होगा, इसमें जो पॉजिटिव मार्क्स होगा वो क्या होगा आपका 2 नंबर होगा और नेगेटिव मार्किंग क्या 1/4 बनी जाएगी। अब पॉजिटिव जो मार्किंग होगी वो 2 नंबर की होगी और नेगेटिव जो होगी 1/4 मतलब 0.25 के आसपास ये नंबर आपके नेगेटिव जाएगी अगर आप गलत करते हो तो। और पूरा का पूरा पेपर आपका क्या होगा, एमसीक्यू होगा और क्या होगा पेपर होगा। आपको ओएमआर शीट मिलेगी, ओएमआर शीट बेस्ड होगा। मतलब वहाँ पे गलती करना भी थोड़ा गलत होगा। जैसे कि ओएमआर शीट मिलेगी उस पर जो भी रहेंगे 150 क्वेश्चन उस पर गोला करना होगा। ठीक है, उसको एक मोटी सी पेन आती है उसके लिए बड़ी क्या होता है उसका लगभग 1 या 2 mm उसका निब होता है, उस पेन से हम लोग उसको फिल करेंगे। तो वो चीज़ें हैं सिलेबस के बारे में। यहाँ पे 150 क्वेश्चन होगा और टाइमिंग जो होगा 120 मिनट का होगा। यहाँ सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे 120 मिनट में हमको 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसके लिए थोड़ा सा चैलेंज क्या है, काम यही करेंगे कि स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। मैथ के सवालों को लगाएंगे नहीं, उत्तर लिखेंगे सीधा, उसमें लगाना नहीं पड़ेगा, सीधा आंसर लिखेंगे। इतना पढ़ना पड़ेगा और इतना पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप कुछ चीज़ों को पढ़ोगे तो अपने आप दिमाग में बैठ जाती हैं। तो वहाँ पे ये कुछ होगा, आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास एक्यूरेसी होनी चाहिए और सही करें पहली बात तो ना। और उसको तेज़ी से कैसे कर सके, हिंदी अगर पढ़ना नहीं आता हो या फिर धीरे फंस के पढ़ते हैं तो स्पीड बढ़ा लें, हल्का स्पीड बढ़ाएं हिंदी पढ़ने का। तो धीरे वहाँ अगर आप क्वेश्चन पढ़ने में समय लगाएंगे, समझने में समय लगाएंगे तो श्योर सी बात है आप 120 मिनट में 150 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है कुछ मैथ के क्वेश्चन जिसमें कलम उठाना भी पड़ सकता है, इसलिए वहाँ पर आपको समय देना पड़ेगा मैथ में और रीजनिंग में। इसलिए आपको थोड़ा सा हल्का सा समय पे काम करना पड़ेगा और 300 नंबर है। और एक बात और यहाँ पे खास है कि आपका जो मतलब लगभग ये जो मेरिट जाती है ये 200 के आसपास अगर हो गए हो तो किसी कैटेगरी में हो, गारंटी है तो क्लियर हो जाएगा। 200 आप हम लोग का ये जो टारगेट होगा 200 के आसपास होने वाला है। वैसे जनरल की बात करें तो 180-84 के आसपास पिछली बार गया था, अब की बार भी उम्मीद है कि इतने के आसपास जा सकता है, 184 के आसपास की उम्मीद है। और फिर जो ओबीसी का है वो 170-74 के आसपास, 74 से कुछ 80 के आसपास था। और SC/ST का जो 64 के आसपास पिछली बार था ना, 63 ऐसे 163 के आसपास शो कर रहा था। तो इतना के आसपास होगा तो मेरा मतलब इतना एक प्लान होगा तो 200 प्लस तो हम लोग करने वाले हैं। इसमें हमारे लिए कुछ गलतियां होंगी तो कितने भी गिरेंगे लेकिन 190 तक तो ठहरना पड़ेगा। इससे नीचे आएंगे तो कहीं ना कहीं हम सबके लिए गलत बात होगा। तो इतना हमारा टारगेट होगा कि 200 प्लस मार्क्स हमारे पास आने चाहिए, ये अपने आप श्योर कीजिएगा। और मैथ में अब अभी और आप बताता हूँ, सामान्य ज्ञान का 38 प्रश्न है,
38 प्रश्न हो गया इसका। दूसरा जो यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ अगर हिंदी की बात करें, दूसरा जो आपका टॉपिक मिलेगा सामान्य हिंदी मिलेगा। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी में आपको यहाँ पे मिल जाएगा 37 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन है और इसका नंबर, इसका जो इसके मार्क्स होगा इसका दोगुना हो जाएगा। और तीसरा जो हमारे पास होगा यहाँ पे गणित होगा, इसमें हम लोग इसको लिखा गया इन्होंने संख्यात्मक, संख्यात्मक होगा एवं मानसिक योग्यता, मानसिक योग्यता जी यहाँ पे आपका है। संख्यात्मक मानसिक योग्यता भी क्या होगा आपका यहाँ पर 38 नंबर का होगा। और 38 नंबर में क्या होगा, दो भागों में बढ़ता है, ये 19 का होगा मैथ का आपका, 19 क्या होगा यहाँ पर आपका मानसिक योग्यता होगा। लगभग रीजनिंग के जैसा होता है, लेकिन ये मैथ का टर्म रहेगा, मैथ के पद रहेंगे, जैसे लुप्त संख्या ज्ञात करना है ना, और फिर कोई जैसे क्रम दिया है, अगली संख्या क्या होगी, इस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं बनेगी। नंबर सीरीज से आ सकते हैं, कुछ आते हैं क्वेश्चन यहाँ से। तो 19 नंबर का सिर्फ मैथ का रहेगा, जो आपके यहाँ पर 18 चैप्टर है 19 नंबर के लिए, 18 चैप्टर के आसपास है, 17-18 चैप्टर। और मानसिक योग्यता से आपको 19 क्वेश्चन मिलना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर 38 प्रश्न आपके पास रहेंगे और हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा इन 38 प्रश्नों को अच्छे से अटेंड करना। अच्छा, क्योंकि ज्यादा भी है, फिलहाल सब पे करेंगे फोकस। और चौथा जो यहाँ टर्म है, चौथा यहाँ पे है, मतलब इसको हम लोग यहाँ पे मानसिक अभिरुचि कह रहे हैं, मानसिक अभिरुचि। और इसमें और भी है, बुद्धि लब्धि है, और फिर इसमें क्या हो गया हम तार्किक क्षमता। तार्किक क्षमता, इसके जो होगा आपके पास 37 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे। इस तरह से आपके यहाँ पे पूरे, यहाँ पे 4 सिलेबस में बटा हुआ पूरा ये यूपी कांस्टेबल की मतलब जो सिलेबस है। 38 सामान्य ज्ञान का होगा, 37 जो होगा हिंदी का होगा, और 38 यहाँ पे मैथ और यहाँ मानसिक योग्यता का रहेगा। और मानसिक अभिरुचि में जो होने वाला है, मानसिक अभिरुचि खास रूप में इसमें ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जैसे धारा के बारे में, कानून के बारे में ना, जैसे कांस्टेबल अगर पुलिस की बात करें तो यहाँ पे मतलब शासन प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे मानसिक अभिरुचि में आएंगे। बुद्धि लब्धि का मतलब आईक्यू कहते हैं अंग्रेजी में। आईक्यू का मतलब हमारे मतलब आईक्यू और रीजनिंग, ये तारीख से रीजनिंग होगा। आईक्यू रीजनिंग लगभग सेम चीजें होंगी। आपके ना मेंटलिटी को चेक करने के लिए, आपके मानसिक लब्धता को चेक करें, हमारे ना हमारा दिमाग कितना तेज काम कर सकता है उसको चेक करने के लिए यहाँ पे ये दोनों टॉपिक मिले हैं। कुल मिलाकर यहाँ पे 37 क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे। तो ये पूरा हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस है। इनमें से ये कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, गिनोगे तो 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। 150 क्वेश्चन होगा, 300 नंबर का करना पड़ेगा। तो इनमें से क्या होगा, सब में हम लोग को मैक्सिमम एक्यूरेसी दिखाना होगा। मैथ में तो एक्यूरेसी दिख सकती है, मैथ में 100% दिखा सकते हो, बाकी किसी में क्या होगा, और सब में याद करना होगा चीजों को, और सब में हो सकता है कुछ भूल जाओ, लेकिन इन सब में कर सकते हैं अच्छे से काम। सामान्य हिंदी में, हिंदी का केवल ग्रामर का पार्ट है, केवल ना व्याकरण ही है, संधि है, और फिर सारी चीजें वैसे ही रहेंगी, संधि है, और इसके अलावा रस है, छंद अलंकार है, कुछ खास प्रकार के यहाँ पे कवियों और लेखकों के नाम है, उनकी रचनाएं हैं, यही सब यहाँ पे हिंदी मिलेगा। हिंदी के नीचे पूरा इसको डिस्कस करेंगे और आपको ये पूरा का पूरा फोटोकॉपी मिल जाएगा पूरे सिलेबस में। हाँ, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, कल अभी दे देंगे। तो ये चीजें यहाँ पे हैं। और हम लोग तुरंत बात करेंगे मैथ के बारे में। मैथ का जो आपको पढ़ना है यहाँ पे लगभग 17 चैप्टर के आसपास यहाँ है, 17 चैप्टर है। और हाँ, एक बात और है कि इन 17 चैप्टर से एक क्वेश्चन फिक्स आते हैं, क्योंकि पिछले जो भी साल के पेपर हुए थे, यहाँ 2019 का मेरे पास पूरा PDF पड़ा हुआ है। उन पीडीएफों में मतलब मेरे पास 6 सेट है, पूरा 6 सेट में हर सेट में देखा था कि कोई एक आध चैप्टर था जिसमें से 2 क्वेश्चन आते थे, बाकी सब में से 1 क्वेश्चन फिक्स रहता था। इसलिए हर चैप्टर को हमको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे जल्दी से क्या काम करेंगे, हम लोग जानेंगे आज जो यहाँ पे होगा मैथ का जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है। मैथ का जो सिलेबस होगा, हम सबको पढ़ना क्या है ये खास रूप से जानिएगा। यहाँ पे पहला चैप्टर होगा वो नंबर सिस्टम होगा, संख्या पद्धति कहते हैं, इसको आज हम लोग शुरुआत भी करेंगे। और दूसरा चैप्टर यहाँ पे होगा दशमलव के बारे में है, सरलीकरण कह देंगे, ये सरलीकरण होगा। तीसरा चैप्टर है दशमलव एवं भिन्न, दशमलव एवं भिन्न होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो चौथा चैप्टर होगा वो होगा लासा मासा, एलसीएम होगा, एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। और यहाँ जो 5वां चैप्टर होगा वो होगा आपका अनुपात समानुपात होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं, अनुपात और समानुपात। और जो छठा चैप्टर होगा
यहाँ हम सबके पास है प्रसन्नता। प्रसन्नता से एक क्वेश्चन लगभग आ जाता है। कुछ चैप्टर है इसमें जिसमें से 2 क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन प्रसन्नता से अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है, लाभ हानि, लाभ और हानि। अगला यहाँ बट्टा है, यहाँ नया चैप्टर ना मान के हम लोग लाभ हानि में भी इसको पढ़ सकते हैं, बट्टा है, ठीक है। और यहाँ पे फिर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और फिर 10वां जो होगा हमारा वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 11वां जो चैप्टर होगा हम सबके पास वो होगा मतलब पार्टनरशिप, भागीदारी। और यहाँ 12वां चैप्टर सबको मिलने वाला है औसत है, एवरेज, ठीक है। और 30 नंबर होगा समय और कार्य। इससे 1 या 2 क्वेश्चन आया हुआ है अक्सर हर बार। और यहाँ पे समय और दूरी होगा। फिर 15 नंबर चैप्टर जो होगा वो होगा सारणी एवं ग्राफ। इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन पढ़ेंगे काफ़ी थोड़ा बहुत, कभी कभी इसमें से क्वेश्चन दिख जाता है 15 नंबर से। और मेंसुरेशन है, अक्सर इससे क्वेश्चन बनता जरूर है। और फिर हम लोग 17 नंबर पढ़ेंगे विविध। विविध का मतलब जो भी छूटा होगा, जो कभी कभी क्या होगा जो सिलेबस में ना होता, उसमें से भी अगर कुछ ऐसा आया होगा तो उसको विविध के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये जो सिलेबस है, सिलेबस जानना जरूरी है। देखिए जैसे क्या होता है, कहीं अगर जाना हो किसी रास्ते पे तो हमको रास्ता पता होना बहुत जरूरी है। रास्ता पता होगा उसी ट्रैक में लोग चलते हुए चल जाएंगे। तो संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति बहुत विशेष रूप से संख्याओं का ज्ञान के बारे में बताएगा। संख्या क्या होती है, इनके क्या क्या स्वरूप होते हैं, इनके क्या क्या उपयोग होते हैं, इनको किस तरह से यूज करते हैं, जोड़ना घटाना गुणा भाग के बहुत शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, वो चीजें होंगी। सरलीकरण में बोर्ड मास खास रूप से होगा, और इसको भिन्न को किसी बोर्ड मास अकॉर्डिंग कैसे हल करते हैं वो चीज सीखा जाएगा। दशमलव भिन्न में दशमलव और भिन्न को आपस में कन्वर्जन करें, भिन्न को दशमलव में, दशमलव को भिन्न में कैसे बदला करते हैं। एलसीएम एचसीएफ हम लोग, ये सब कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो क्लास 8 तक हम लोगों ने पढ़ा है ना। क्लास 8 तक हर किसी ने एलसीएम एचसीएफ तक तो हर कोई पढ़ा है, एलसीएम एचसीएफ तक हर कोई पढ़ा है। प्रसन्नता क्लास 6 7 में हल्का फुल्का मिलता था उस पर नजर, बाकी अनुपात समानुपात थोड़ा नया हो सकता है, लेकिन बहुत ब्रॉड नहीं पढ़ा था, लेकिन पढ़ा गया था वहां पर। और बट्टा में छूट होता है, लाभ हानि पढ़ेंगे। साधारण ब्याज कक्षा 7 8 की गणित में लिखी गई थी, है ना। चक्रवृद्धि ब्याज भी वहां था, उतना ही पढ़ना है जो कक्षा 7 8 में लिखा गया था, उतने ही है सिलेबस में। हल्का से हम लोग मॉडर्न वे से पढ़ेंगे, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे। और भागीदारी मतलब पार्टनरशिप पे पढ़ा जाएगा। औसत एवरेज पढ़ेंगे, समय दूरी, समय कार्य होगा ना, वर्क एंड टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस हो जाएगा। सारणी और ग्राफ होगा। सारणी मतलब कोई टेबल देखकर किसी सवाल को पूछेगा, उससे किसी प्रतिशत मान को पूछ लेते हैं, वैसी बातें। मेंसुरेशन में क्या होगा, मेंसुरेशन का मतलब किसी आकृतियों का, आयत का, वर्ग का, त्रिभुज का, वृत्त का क्षेत्रफल और उसका परिमाप निकालने के फॉर्मूले होंगे। विविध में क्या होगा, इन सबका मिसलिनियस क्वेश्चन बनेगा। जैसे क्या होगा, मेंसुरेशन के क्वेश्चन में क्या होगा, सरलीकरण का कुछ कॉन्सेप्ट ला देंगे, या फिर कोई नॉर्मल सी बात और आ जाएगी। अनुपात समानुपात का मेंसुरेशन से कंबाइन कर देंगे, तो वो सब हमारा विविध में होगा। तो कुल मिलाकर 17 चैप्टरों में हमको 19 क्वेश्चन करना है। 17 चैप्टर होंगे, 19 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये वो टारगेट है जो हम लोग करेंगे यहाँ पर फरवरी के एग्जाम में, है ना। तो वो चीजें होंगी, ये पूरा सिलेबस है। अगर इसको आप लिखना चाहो लिख सकते हो। दूसरी बात क्या होगी, आपके पास ये मिलेगा ना, अभी तो दुकान नहीं खुली थी, पीडीएफ का फोटोकॉपी करा के लाते, कल मिल जाएगा शाम तक। आप कल आओगे ना तो यहाँ पे मिलेगा, सुबह शाम तक करा देंगे। तो ये मैथ का सिलेबस था। तुरंत शुरू करेंगे हम लोग अपनी क्लास को। आज अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति के बारे में आज पूरी क्लास कवर करेंगे। हाँ, सवाल को कुछ जो भी नियम समझेंगे, नियम और फॉर्मूला पढ़ते हुए चलेंगे, कुछ एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। और अगर कोई बुक होगी आपसे, अगर कोई प्रैक्टिस सेट होगा, मैं उसको सॉल्व कराते जाऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर बात करें तो छोटी सी बात क्या होने वाली है कि संख्या पद्धति क्या है, नंबर सिस्टम क्या चीज होता है। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति वैसे होती क्या है। नंबर सिस्टम, सिस्टम का मतलब कोई चीज करने के तरीकों को सिस्टम कहते हैं ना। और यहाँ पे हम लोग नंबर को किस तरह से यूज करते हैं, नंबर्स को किस तरह से पढ़ते हैं, वही सिस्टम लोग यहाँ जानने वाले हैं। उसको यूज करने को, उसको उनके अनुप्रयोग को हम लोग यहाँ नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। जैसे संख्याओं कुछ प्रकार जानते हैं पहले ना। अंक क्या होता है,
अंक ना, डिजिट जिसको कहते हैं। सामान्य सी बात देखिए, ये एग्जाम में नहीं आएगा, मैं सच कह रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ये चीजें क्या होंगी, इसकी सहायता से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बात सकते हैं हमारे अंदर इतनी एबिलिटी जगेगी तो क्या होगा। अंक क्या होता है, अंक का मतलब क्या होता है वैसे सामान्य से, अंक किसे कह सकते हैं। उदाहरण बताएं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ना, 0 से लेकर 9 तक की जो ये हम लोग गिनती गिन रहे हैं, ये अंक होता है। अंक का मतलब संख्याओं के मूलभूत स्वरूप को हम लोग अंक कहते हैं। जो संख्या होती है उनके मूलभूत स्वरूप को अंक कहते हैं। अब देखिए मेंटल एबिलिटी इसे कहते हैं, किसी चीज को देखकर उसको परिभाषा देना, किसी चीज को देखकर उसको अपने अनुसार अपनी नई बातों में कहना, वही मेंटल एबिलिटी है, कुछ अलग नहीं होगा। अगर आप ऐसा करना सीखोगे, करोगे, सीखोगे और करते करते एबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे अंक का मतलब क्या होगा, संख्याओं का जो मूलभूत स्वरूप होता है। संख्या इसे 12 है, इसका मूल जो रूप है 1 और 2 से मिलकर बना, 1 और 2 अंक होता है। ये चीजें यहाँ पे अंक में आती है, तो 1 और 2 अंक था। तो यहाँ पे पहली बात हो गई अंक क्या होता है, वो हम सबने सीखा। अंक का मतलब यहाँ पे 0 से लेकर कितना होगा 9 तक, जैसे 0 1 2 3 एंड सो ऑन कर देंगे 9 तक जाएगा। ठीक इस तरह से लोग अंक जानते हैं, डिजिट कहते हैं। दूसरी बात संख्या का मतलब क्या होगा, 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाने पर संख्या बनती है। जैसे 10 12 15 और 1 रहेगा तो वो भी संख्या कह सकते हैं, लेकिन मतलब वो अंक भी है, लेकिन ये बात है ना। ये चीज संख्या का मतलब क्या होगा, 2 या 2 से अधिक अंकों को मिलाने पर संख्या प्राप्त होती है, उसे संख्या कहते हैं। ये चीज हो गया। संख्या को हम लोग इंगित करने वाले हैं। संख्या में ना सबसे पहली बात होगी प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं उसको ना, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या प्राकृतिक एक ही बात होगा। तो प्राकृत संख्या क्या होती है वैसे, अच्छा आता हो बता दिया करो, वरना आता है सुना करें। प्राकृत संख्या का मतलब क्या होगा, वही संख्या जैसे 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या, 1 से लेकर 40 तक पढ़ेंगे वो सब प्राकृत संख्या होती है। क्या होगा 1 2 3 एंड सो ऑन, कितना भी गिनेंगे वो हमारी प्राकृत संख्या होगी। इसको परिभाषा कैसे देख सकते हैं, गणना करने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। उदाहरण पूछेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे अगर आप कोई प्राकृत संख्या पूछता है आप कहोगे 1 से लेकर अनंत तक संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, वो बोलेगा आप एग्जाम्पल बता रहे हो, आप इसकी परिभाषा बताएं। परिभाषा हम लोग अपने हिसाब से बनाएंगे, उसके यूज के हिसाब से उसको सेट करते हैं। तो संख्या क्या होती है, गिनती की जाती है, तो गणना करने वाले अंकों को या फिर गणना जिससे हम लोग गणना करते हैं उसे संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं ना। जिन संख्याओं से गणना होती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं ना। ये चीजें होगी। तो आगे इसके बाद क्या करें, प्राकृत संख्या की जस्ट बाद हमको मिलेगा छोटी सी बात है, उसको क्या कहते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण नंबर कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होगा, प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाए उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ क्या होगा 0 से लेकर 0 1 2 3 ऐसे चलता जाएगा, है ना। यहाँ पे 0 से लेकर फिर चलेगा पूर्ण संख्या, फिर 0 1 2 3 हो जाएगा। बस प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर देंगे पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो 0 क्या है, एक प्रकार की पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। बहुविकल्पी प्रश्न बन सकेगा तो क्या होगा, निम्नलिखित में से प्राकृत संख्या नहीं है, 0 नहीं होगा, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आएगा ना। ये चीजें हो जाएंगे। इसके तुरंत बाद हम लोग क्या जानेंगे, पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब इंटीजर कहते हैं अंग्रेजी में। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक का मतलब क्या होगा, पूर्ण संख्या के धनात्मक एवं ऋणात्मक मान को पूर्ण संख्या पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक में क्या होगा, पॉजिटिव भी आएगा नेगेटिव भी आएगा, शून्य भी शामिल रहेगा, क्योंकि हम लोग पूर्ण कह रहे हैं। तो पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक मान को पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 0 से लेकर यहाँ पे पॉजिटिव में 1 2 3 भी जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे पॉजिटिव में हम लोग लिखेंगे, पॉजिटिव संख्याएं हैं। और क्या होगा नेगेटिव वाली क्या होगी, -1 -2 और -3 एंड सो ऑन ऐसे बढ़ा सकते हैं। और इसमें क्या होगा 0 भी शामिल होगा। और तीसरा क्या होगा, यहाँ कौन सा 0 भी शामिल होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव और शून्य सब क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो पूर्ण संख्या के धनात्मक और ऋणात्मक मान को पूर्णांक कहते हैं। और आगे बात करते हैं सम संख्या क्या होती है। सम संख्या क्या होती है, सम वे संख्या जो 2 से पूरी तरह से कट जाए, विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, सम कहते हैं। इसको इवन नंबर कहते हैं। जैसे क्या होगा 2 4 6 8 ये सब आपस में कट जाए, 2 से कट जाएगा, ठीक है, ये चीज हो गया। अब विषम की बात क्या करेंगे, विषम में जो आता है, विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम का मतलब जो 2 से पूरी तरह से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे क्या होगा 1 3 5 7 ऐसे कुछ भी लिखा जा सकता है ना। तो ये हमारी विषम संख्या होगी। आगे बात करिए, आगे बढ़े तो हम लोग का मिलेगा भाज्य संख्या मिलती है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, और दूसरा अभाज्य होगा, अभाज्य बताऊंगा, लेकिन पहले भाज्य। तो भाज्य क्या होता है वैसे, भाज्य का मतलब वे संख्याएं जिनमें जो क्या हो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य कहते हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से भी कट जाए उसे भाज्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं
एक कटेगा, एक नहीं कटेगा, एक खुद से कट रहा है और एक से कट रहा है, एक और खुद स्वयं है। दूसरा क्या होता है, दो, दो किससे कटेगा, एक से कटेगा, खुद से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा, दो भी नहीं है, तीन नहीं है, चार होगा। तो क्या होगा यहाँ पे भाज्य संख्या चार है, चार, फिर 5 तो नहीं हो सकता, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8, फिर 9, फिर 10, फिर यहाँ पे 12, 13 नहीं 14, फिर होगा 15, इस तरह से होगा। यहाँ सम विषम का चक्कर छूट जाता है। वो संख्या जो एक और स्वयं कहते हैं, किसी और से भी कट जाए इसे हम लोग भाज्य कहते हैं, ठीक है, ये चीज हो जाएगा, कंपाउंड कहते हैं इसको, ठीक है। अभाज्य का मतलब क्या होगा, इसमें ये ना होता होगा जो एक और स्वयं कहते किसी और से ना कटने के बाद नहीं करेगी, जो केवल एक और स्वयं कहते किसी और से ना कटे, ये किसी और से कट जाती है, किसी और से नहीं कटती, जो एक से कटे और खुद से कटे वही होता है हमारे पास क्या होगा, अभाज्य का। जैसे एक और खुद से कटने वाली कौन संख्या, एक होगी, एक को नहीं कहोगे, क्यों, क्योंकि इसका स्वयं और एक खुद ही है, इसलिए दूसरी संख्या नहीं कटने वाली है। दो से शुरू करेंगे, दो क्या होगा हमारा अभाज्य, दो क्या होगा, एक से कटेगा, खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटने वाला। और फिर क्या होगा, 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7, ऐसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। 9 तो नहीं लेंगे, 11 को लेना पड़ेगा, इस तरह से गिनती होगी। एक अजूबी बात होता है, सबसे छोटी बात यह है कि दुनिया में ऐसे कौन संख्या है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, वो अकेली केवल 2 है। तो सबसे बड़ी चाहे और चाहे सबसे छोटी, केवल एक अकेली संख्या है पूरे संख्या पद्धति में कि जो क्या हो, सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो सम अभाज्य संख्या 2 होती है, केवल और केवल एकमात्र 2 संख्या होती है जो सम भी होता है अभाज्य भी होता है, ये खास होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या मिलेगा आप सबके लिए यहाँ पर, जैसे सअभाज्य नाम आता है, कहीं कहीं सअभाज्य मिल जाता है, तो थोड़ा देख लेंगे, देखने में क्या जाता है, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या का मतलब क्या होगा, सा बोले तो 7 रहेगा ना, सा का मतलब 7 होने वाला, 2 मतलब इनका 7 कौन होता है, जब जोड़ा बनेगा तभी 7 होगा। तो कम से कम ये 2 नंबर के जोड़े होते हैं ना, यहाँ पे 2 संख्याओं के जोड़े होते हैं जो साथ में क्या होंगे, अभाज्य होंगे। साथ में अभाज्य का मतलब उन दोनों को आपस में काट नहीं सकते हैं, उन दोनों के आपस में काटने वाली कोई संख्या नहीं होगी, उन दोनों का कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होगा, ये चीज होगा। मैं उदाहरण बता दूं, जैसे क्या हो गया, 4 को और 5 को ले लीजिएगा, 4 और 5 आपस में नहीं कटेगा। कोई और एग्जांपल ले, 4 और 6 लेते हैं, 4 और 6 आपस में कट सकता है, 2 3 6, 2 2 4, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो यहाँ सअभाज्य में क्या होगा, उन संख्याओं का जोड़ा जो आपस में ना कटते हैं उन्हें सअभाज्य कहते हैं। और क्रमागत, कोई भी क्रमागत संख्या लीजिएगा वो आपस में सअभाज्य होता है। 2 क्रमागत संख्याएं सअभाज्य होती हैं, ये आपस में नहीं कट सकती, चाहे जो 7 8 9 10 ना आपस में नहीं कटेगा, हाँ किसी और से कट जाएगा वो अलग बात होगा। ऐसे 23 और 11 कर सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं, तो ये आपस में सअभाज्य होंगे ना, इतनी सी बात होगी। आगे एक और बात आता है, परिमेय संख्या के नाम लेंगे लोग। परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या कक्षा 8 में पढ़ा गया था पहली बार, है ना, और 9 में भी पढ़ा गया था, 10 में भी पढ़ा गया था मैथ की क्लास में, बाकी 8 9 में पढ़ा गया था। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का मतलब रेशनल नंबर कहते हैं हम लोग इसको। परिमेय संख्या का मतलब वह होता है, जैसे वे संख्या है जिसे यहाँ पे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q पूर्णांक होता है और Q का मान क्या होगा, 0 नहीं होता है। इसको आसान भाषा में कुछ और करते हैं, P और Q क्या होता है, एक प्रकार से ढकोसला कह सकते हो, क्योंकि किसी ने कह दिया PQ तो हम वही मान रहे हैं, और सही बात मानना पड़ता है, लेकिन इसको नया बात क्या करोगे, वे संख्या जिसे अंश और हर के रूप में लिख सकते हो, लेकिन हाँ अंश हर दोनों क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। पूर्णांक होना जरूरी है, पूर्णांक का मतलब इन सब में से कोई हो सकता है ना, प्लस माइनस कुछ भी हो जाएगा, वो सब रहेगा। और क्या होगा, हर का मान शून्य ना होगा, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और यही क्या हो जाए, हर का मान शून्य भी हो जाए और P और Q पूर्णांक ना हो, तो उसे हम लोग परिमेय ना क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं, अपरिमेय हो जाता है। अपरिमेय का मतलब उसका विलोम हो गया ना, उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो ये बात हुई। यहाँ पे एग्जाम्पल बताओ, जैसे 4/6 हो गया, 4/9, कुछ भी 4 कुछ कर दीजिएगा, या कितना बटा कुछ भी करें आप ना, 7/6 माइनस कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिए, कहीं माइनस लगा सकते हैं। अंश का मान 0 कर सकते हो, 0/2 हो सकता है, ये परिमेय माना जाएगा, लेकिन हर का मान 0 ना होने पाए। यहाँ पर अपरिमेय में क्या होगा, जैसे √2/3। अब ये √2 क्या होता है, ये गिनती नहीं की जाती है। इसे पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक मतलब जो गणना की गई गणना करने वाली संख्या होती है उसका पॉजिटिव नेगेटिव मान पूर्णांक बन जाता है। तो गणना करने कभी हम लोग √2 नहीं लेते हैं। √2 क्या एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, जिसका परिमाप नहीं निकाल सकते, इसको हम लोग माप नहीं सकते एग्जैक्ट वैल्यू का भी, ये होता है। इसका मान 1.414 ऐसे बढ़ता जाता है, बहुत बड़ा होता है ना, इसलिए क्या होगा, एक प्रकार की अपरिमेय संख्या हो जाएगी, रूट वाली संख्या है। तो ये हमारे पास इतना हुआ। और एक और बात छूट रहा है, वो क्या होता है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का मतलब क्या होगा, जैसे वास्तविक का मतलब जो वास्तव में हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं ना, चाहे वो छोटा हो बड़ा कुछ भी हो।
तो यहाँ पे परमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को शामिल करके क्या बनाते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या बनाते हैं। तो क्या हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होगा, वो वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर होता है। इसमें 1/2 को भी लिख सकते हैं और 1/√2 को भी लिख सकते हैं, रूट वाली संख्या भी इसमें शामिल हो जाती है। ये वास्तविक संख्या है। वास्तविक का मतलब जिसका वास्तव वैल्यू निकाला जा सकता हो, कुछ भी निकले लेकिन वास्तविक मान हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। ऐसा कक्षा 10 की मैथ में था ना, पहले चैप्टर में था। फिलहाल हम लोग काम करेंगे अपने आगे के टॉपिक पर। आगे टॉपिक में छोटी सी क्या बात होने वाली है, जैसे देखिए संख्या, ये संख्याएं थी, संख्याओं के प्रकार थे, संख्याओं के विशेष स्वरूप थे। इसके तुरंत बाद हम लोग वो पढ़ने वाले हैं जहां से हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला टॉपिक क्या होगा, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ना दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल इतना है तो ये उनका गुणनफल क्या होगा, ऐसे कुछ संख्या वैसे ऐसे प्रश्न बना करते हैं। तो क्रमागत संख्या कैसे निकालते हैं वो बात बताने वाला हूँ। यहाँ पे अगला टॉपिक हमारे पास होने वाला है सबके पास, क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या क्या होती है, क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या का मतलब क्या होगा, क्रम से आने वाली संख्या। क्रमागत संख्या में यहाँ पे दो स्वरूप होते हैं, दो क्या तीन बताएंगे। एक क्या होता है क्रमागत में, क्या हो सकता है, प्राकृत संख्या हो सकती है। क्रमागत प्राकृत संख्या के बारे में प्रश्न पूछेंगे तो वो क्या करने वाले हम लोग, क्रमागत सम संख्या के बारे में बात होती है। क्रमागत विषम संख्या के बारे में भी बात हुआ करती है। जैसे प्राकृत में कुछ गिनती लिख रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना सा लिखना इतना काफी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्राकृत संख्या का मतलब ये लगातार संख्या प्राकृत संख्या लिखी गई है। अगर सम की बात करूंगा तो मुझे कहाँ तक आना पड़ेगा, अगर मैं सम की बात करूंगा तो क्या होगा 2 और फिर उसके बाद 4 और उसके बाद फिर क्या होगा 6, उसके बाद फिर 8 और उसके बाद फिर 10, ऐसे बढ़ना पड़ेगा। मैं अगर सम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक एक अंक के गैप कर दिया, हर दूसरी संख्या सम हो रही है, क्रम से अगर आएंगे तब भी। और विषम संख्या की बात करें तो यहाँ पे विषम संख्या भी उसी सेम शेप में आ रही है, हर दूसरी संख्या क्या हो रही है, यहाँ पे विषम संख्या बनती जा रही है। कभी भी अगर कोई सवाल भी पूछे कि दो क्रमागत संख्याएं, तीन क्रमागत संख्याएं, चार क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्या देखिए अगर प्राकृत पूछेगा, प्राकृत क्रमागत का मतलब हर लगातार चलने वाली संख्या। जैसे पहली संख्या अगर आप मान लीजिए x मान लेते हैं, दूसरी संख्या क्या होगी जस्ट उसके बाद वाली ना, जस्ट उसके बाद वाली। अगर मान लीजिए पहली संख्या x मान रही है, क्रमागत प्राकृत संख्या मानना है, अगर पहली संख्या x हो गई उसके जस्ट बाद वाली क्या होगा, एक आगे वाली। प्राकृत संख्या का मतलब एक एक अंक का गैप होता है, प्राकृत संख्या में एक एक अंक का गैप होता है, जबकि सम और विषम में क्या होगा, दो अंक गैप हो रहा है। खुद देखो, 2 के बाद 2 लगेंगे तब 4 आएगा, 4 के बाद 4 2 जोड़ेंगे तब 6 आएगा, 6 के बाद 2 करेंगे तब 8 आएगा। और प्राकृत का मतलब 1 के बाद 2, 2 1 3, 3 1 4, हर में एक एक का गैप होता है। मतलब अगर प्राकृत संख्या के सवाल लगाना होगा तो अगर मानने की बात आएगी तो वहां क्या करेंगे x और x प्लस 1, फिर x प्लस क्या होगा 2, ऐसे एक एक हम लोग हमेशा बढ़ाते जाएंगे, वो क्रमागत प्राकृत संख्या होगी। उसी जगह पे सम की बात करें क्या होगा, सम में जैसे पहला x हो गया, दूसरा क्या होगा 2 अंक बढ़ेंगे ना, x प्लस 2, और फिर क्या होगा तीसरा x प्लस 4, एक बढ़ेगा, 2 अंक में गैप होता है। यहाँ खुद ही देखिए, यहाँ 2 जोड़ेंगे तब क्या आएगा 4, 4 2 6, 2 अंक की गैप करने के बाद अगली संख्या आ रही है। तो यहाँ पे और क्रमागत सम आएगा x प्लस 2 x प्लस 4, 2 को जोड़ेंगे। अब विषम पूछेंगे, विषम में देख लीजिए एक बार, 1 के बाद 2 जोड़ेंगे तब 3 ना, 3 2 5, 2 इसमें भी 2 अंक का गैप होगा। तो यहाँ पे विषम संख्या के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या अगर x हो गई तो क्या होगा दूसरा वाला x प्लस 2 और x प्लस क्या होगा 4 के रूप में लिखते जाएंगे। तो सम और विषम में अगर क्रमागत निकालना होगा या प्राकृत संख्या निकालना होगा तो हम लोग इसकी बात करेंगे, इस पे मैं सवाल लगाऊंगा। ये हमारे सबसे ज्यादा काम की बात होगी, यहाँ पे फॉर्मूले में बहुत काम करेंगे। इससे सवालें आई हुई है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में भी, मैंने देखा था उसमें मॉडल पेपर में भी, और उसके अलावा पिछले साल के पेपर में भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले हुए थे। इस पे सवाल लगेगा, इसलिए इस पे फोकस कीजिएगा। अगली अगर बात करें दूसरी तुरंत यहाँ मेरे पास आने वाली है, क्रमागत संख्या के बाद अगर हम बात करें तो मतलब कोई ऐसा कोई नंबर सीरीज के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे कहेंगे मतलब कोई नंबर 4-6 नंबर देके कहेंगे इसकी 15वीं संख्या क्या थी, या कुल संख्या का योगफल ज्ञात करो, ऐसे सवाल आएगा तो हम लोग कहते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं, या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, या उसको हम लोग एपी से दिखाते हैं। दिखाने वाला उसी बात को, उसके केवल 2 फॉर्मूले होते हैं। 2 फॉर्मूले को चाहे शॉर्ट ट्रिक में समझिएगा, चाहे उसको हम लोग कॉन्सेप्ट पे समझने वाले हैं। यहाँ पर मान लीजिए कोई श्रेणी दी गई है, मतलब कि n क्रमागत संख्याओं के लिए अगर एनवी मान लीजिए कोई संख्या दी गई हो, मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या, 3 4 5 संख्या दी गई हो, कहा जाए 15वीं संख्या ज्ञात कीजिए, लगातार दिया हो 1 2 3 4 5 से लिखा हो, अगर कह दिया है 15वीं संख्या ज्ञात करो, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, या फिर कह देंगे 4-5 संख्या देंगे, कह देंगे ना इसकी आखिरी इनका मतलब 100 संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है 100 से लेकर 200 तक संख्याओं में
3 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, या कितनी संख्याएं जो 3 से कट जाएंगी। इन टाइप के सवालों को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखिएगा। जैसे यहाँ पे रियल क्रमागत संख्याओं के लिए हम लोग फॉर्मूला बनाने वाले हैं। यहाँ पे 2 प्रकार का फॉर्मूला बनेगा, एक उनके योगफल का होगा, दूसरा क्या होगा उनकी क्रम निकालने का ना, संख्याओं की संख्या निकालने की बात आएगी। मान लीजिए क्या होगा, पहला पद हम लोग यहाँ देखिए, चाहे तो भाषा में लिखे फॉर्मूला, चाहे यहाँ पे संकेतों में लिखे, तो मान लेंगे, माना अगर पहली संख्या अगर क्या हो जाए हमारे पास a हो, और अंतिम संख्या यहाँ पे अंतिम संख्या क्या मानेंगे l मान लेंगे। अंतिम संख्या स्मॉल l हो, तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या बन रही है, तो यहाँ पे nवीं संख्या का जो सूत्र होगा, nवीं संख्या बराबर पहली संख्या प्लस में क्या हो जाएगा अंतिम संख्या, और फिर पूरे का बटा क्या होगा यहाँ पे अंतर, या सार्वंतर कहते हैं हिंदी में उसको, सार्वंतर, और प्लस में 1 होता है। एक छोटा सा सूत्र है, इसकी सहायता से किसी भी बात को हम लोग निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिख रहा हूँ 4 2 6 3 दिन क्या बना दें, 4 3 7 3 10 3 13 3 16, ऐसे कर देंगे। यहाँ पे 15 पद है ऐसे, है ना। यहाँ पे क्या निकालना हमको, 4 7 10 13 16 ऐसे लिखा गया, कहा गया कि यहाँ 15 पद है इसमें, तो 15वां पद कौन सा होगा, या फिर 15 पद ना हो तो यहाँ 20वां, ऐसे कुछ भी बना है कहेंगे। इसके बाद में ऐसे चलते जाएंगे तो 10वीं संख्या क्या होगी, 18वीं संख्या क्या होगी, 25वीं संख्या क्या होगी। ऐसा मान निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसका मान निकालने के लिए, चाहे देखिए 25वीं संख्या निकालना हो या कोई भी लिख रहा हूँ मैं, कब क्या होगा 25वां पद निकालना है, 25वां पद हमको ज्ञात करना है। इस फॉर्मूले कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे nवीं संख्या का मतलब क्या होगा, nवीं संख्या का मतलब 25वीं संख्या निकालना है, या 25वां पद निकालना है। पहली संख्या कौन सी है, पहली संख्या कितनी है 4 है, अंतिम संख्या का मान निकालना है, और कौन सी संख्या nवीं का मतलब 25वीं रख देंगे। सार्वंतर का मतलब क्या होता है, सभी में कितना अंतर का है, सभी का अंतर को सार्वंतर कहते हैं ना। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जैसे इन दोनों का अंतर कितना है 3 का, सब में 3 का है। और अंतर निकालते कैसे, अंतर यहाँ पे प्लस माइनस दोनों प्रकार का होता है। प्लस माइनस कैसे होगा, ऐसे दूसरी संख्या अगली संख्या से पिछली घटाएंगे तो जो आएगा, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, उसी को हम लोग सार्वंतर मानते हैं। यहाँ पे उसको हम लोग स्मॉल डिज दिखाते हैं, कच्चे 10 उसमें जब था मैथ में वहां डिज दिखाते थे। तो इसका मान क्या होता है, अगली संख्या से पिछली संख्या घटाते हैं। अगली संख्या चाहे जो घटाइए, चाहे यहाँ से चाहे जहाँ से, यहाँ 7 में मैं क्या घटाऊंगा 4, तो यहाँ कहाँ आएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ प्लस में आया मतलब प्लस में रखा जाएगा। सार्वंतर तो 3 आ गया हमारे पास, और 25वां पद निकालने इनका मान कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा। और यहाँ पहली संख्या 4 है, तो अंतिम संख्या यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देख के करके दिखाता हूँ। nवीं संख्या का मतलब क्या होगा 25 हो जाएगा, 25 बराबर में होगा पहली संख्या का मान 4 है, प्लस में अंतिम संख्या का मान निकालना। अंतिम संख्या को हम लोग l मान लेंगे, l फॉर लास्ट, ठीक है, बाद में कर लेंगे। अभी बटा में सार्वंतर कितना 3 है, और प्लस में 1 हो जाएगा। अब यहाँ पक्षांतर करना थोड़ा ध्यान से सीखेंगे। पक्षांतर कैसे होगा, जैसे यहाँ पे ये पूरा बटा में लिखा गया है, इसको आप डायरेक्टली आप यहाँ 3 से गुणा करके पक्षांतर नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहोगे 3 गुणा कर दिए 3 यहाँ चला आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये प्लस में है उस तरफ है ना, प्लस और माइनस वाला पहले आगे पीछे जाता है, तब गुणा भाग को हम लोग पक्षांतर करते हैं। यहाँ प्लस वाला इस तरफ आएगा, क्या बनेगा, यहाँ पे ये प्लस में है, इस तरफ है क्या होगा माइनस में होगा, तो 25 माइनस क्या कर देंगे 1 होगा, बराबर में यहाँ 4 प्लस में l बटा में क्या होगा 3 हो जाएगा। 25 में 1 घटा कितना हो गया 24 हो जाएगा, और इतना 24 बनाने के बाद क्या मिलेगा हमको, हर में 3 है ना, 3 गुणा होकर क्या हो जाएगा अंश में आ जाएगा, बराबर में 4 प्लस में l हो जाएगा। यहाँ 24 का 3 से कर देंगे कितना हो जाएगा 72, और 4 प्लस में था, इस तरफ लाएंगे यहाँ माइनस में 4 होगा, बराबर में l होगा। l का मान कितना होगा, घटा के निकालेंगे 72 में 4 से कितना होगा 68 मान आएगा आपका l का मान। तो अंतिम l का मतलब अंतिम पद, मतलब 25वां पद क्या होगा 68 बन के आएगा। इस तरह से क्या होता है, बहुत आसान, इसको ना तो मैं बता कर रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा इससे जब 10वीं सवाल होगा अपने प्रैक्टिस नहीं बन जाएगी कि मतलब वैसे उड़ा दोगे सवाल को, उड़ने लगेगा, ऐसा बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्रमागत संख्या अगर हमको निकालना हो इस तरह से, nवीं संख्या, अच्छा पहली संख्या निकालना होगा तब भी निकाल सकते हैं, अंतिम संख्या निकालना तब भी निकाल सकते हैं। सार्वंतर का मतलब क्या होगा, दूसरे में पहले घटाएंगे सार्वंतर निकलता है, +1 होगा nवीं संख्या। तो आपको केवल फॉर्मूला लिखना होगा, केवल इतना फॉर्मूला लिखना, ये उदाहरण मैंने बताया, ठीक है, बाकी सवाल कराएंगे बाद में भी। एक और इसी का जो कॉन्सेप्ट है ना, एक दूसरा है, इसको बता देते हैं, फिर बाद में बात करेंगे उसके बाद। जस्ट बाद हम लोग जानेंगे क्रमागत संख्या में एक और कॉन्सेप्ट होता है। तो
तो मतलब कोई भी संख्या, पहली संख्या, अंतिम संख्या है, कोई भी n वीं संख्या है, कितनी संख्याएं हैं उसका मान निकालेंगे, इस फॉर्मूले में यूज करेंगे। साथ में हम लोग इसको योगफल के रूप में कैसे निकालेंगे, इनका योग अगर निकालना हो तो वो क्या करते हैं। योगफल में क्या मतलब होता है, योगफल का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई नंबर सीरीज दी गई, इसे इतना इतना कहेंगे 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो वहाँ योगफल का फॉर्मूला यहाँ पे जो शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, एस एन बराबर होगा यहाँ पे n/2 होगा, यहाँ पे पहला पद प्लस में अंतिम पद, ये चीज होगा। अगर मैं कह दूं कि 100 तक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, 100 संख्याओं का योगफल क्या है, इसको ऐसे में लगाते हैं। अगर कहा जाए यहाँ पे एसएन का मतलब योगफल, एस फॉर सम, समेशन माने योगफल होता है, एन का मतलब n पदों का, एन का मतलब जितनी पद होंगे उसका मान रखेंगे, पहला पद यहाँ पे जो भी होगा, अंतिम पद का मान जो होगा देख देंगे। जैसे मान लीजिए कहा जाए 1 से लेकर 1 से 100 तक की संख्याओं का योग, संख्या का योग, ठीक, ऐसा कर देगा। तो यहाँ योगफल कैसे निकालें, 1 से 100 तक संख्या का योगफल निकालना है। यहाँ पे पहला पद ए है, अंतिम पद 100 है, और कितने पद है कुल में, 1 से 100 तक कितने पद होते हैं, 100 पद ही होंगे ना, तो यहाँ पे सबका योगफल। अच्छा, इसके बीच का कहेगा तो इसको नहीं लेंगे, किनारा नहीं लेंगे, पहला और आखिर नहीं लिया जाएगा, उसके बीच कितनी बन जाएगी, 100 तो पूरी थी, 2 निकाल देंगे, 98 बचेगा, तब यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ फिलहाल हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 से 100 तक पूरे का योगफल निकालना हो, क्या होगा, एस एन बराबर होगा, एन का मतलब 100 पद थे, इसमें 100 बटा में 2 कर दीजिएगा, और यहाँ पहला पद 1 है, प्लस में अंतिम पद कितना होगा हमारे पास 100 होगा। ऐसा कर, इसका नया फॉर्मूला ऐसे बनता है, n प्लस 1 अपॉन में क्या होता है 2, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना, n क्रमागत संख्या, n क्रमागत पूर्णांकों का योगफल है ना, 1 से लेकर n पदों तक के योगफल क्या होगा, क्रमागत पूर्णांकों का योगफल n प्लस 1/2 होता है। इसको नई भाषा में ऐसे लिखा गया है, अगर भाषा लिखनी ऐसे करेंगे, संकेत में होगा ये होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 100 प्लस 1 हो जाएगा, तो 100 गुणा में, और हमेशा क्या होता है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, 100 प्लस 1 क्या होगा, 101 होगा, बटा में 2 होगा, 2 से 100 काट के गुणा कर दें, काम खत्म हो जाएगा। अच्छा हाँ, गुणा करना तो अभी लग रहा होगा कठिन, बाद में नहीं लगेगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। गुणा में ना कुछ बहुत कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, गुणा करना, वर्ग करना, भाग करना ही नहीं पड़ेगा, आ जाएगा, लेकिन हाँ उसमें थोड़ा सा, जैसे मैंने खपाया है टाइम, तो उसमें खपाना पड़ेगा, तो कुछ बताएंगे जैसा कि होगा। कुछ क्लासेस ऐसी भी होंगे, ऐसे एक्स्ट्रा संडे को कुछ ऐसा क्लास करेंगे जिसमें इसको ना इसी कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे ना, हम लोग सिलेबस ऐसा चलता रहेगा, बाकी उस बात पे काम करेंगे जिससे हम लोग ज़्यादा कुछ अचीव कर पाए। तो यहाँ पे अगर योगफल निकालना हो किसी भी क्रमागत के संख्याओं का, तो वहाँ पे हम लोग पहला पद प्लस अंतिम पद गुणा में कितने पद है बटा में 2 कर देंगे, तो वहाँ से हमको ये बातें आएंगी। इस पे और सवाल लगाएंगे तो काम हो जाएगा। तो ये खास रूप से फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला ये वाला आप जरूर लिखिएगा, है ना, अभी ये वाला फॉर्मूला लिखिएगा, और यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या, इसको मैं भाषा में बताऊँ तो इसके लिए भाषा में हो जाएगी, एन प्राकृत संख्याओं का योग। आप क्या लिखेंगे, यानी प्राकृत संख्याओं का योग लिखकर ये वाला सूत्र लिखिएगा, ठीक है, ये जल्दी से लिखिए, फिर उसके बाद देखते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग ना एक बात और चर्चा करेंगे, जैसे विभाज्यता का नियम जानेंगे। विभाज्यता का नियम का मतलब क्या होगा, किसी भी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या अगर दी गई आपके सामने, तो बिना भाग दिए उसको बता सकते हैं कि वो उसका भाग जाएगा या नहीं जाएगा ना, इसलिए हम लोग इसका प्रेडिक्शन करेंगे। उसके लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, उन्हीं पर चर्चा कीजिएगा। देखिए विभाज्यता का नियम क्या है, तो देखिए जैसे विभाज्यता का नियम, विभाज्यता के नियम है, जैसे सभी संख्या में 2 से विभाज्यता, 3 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे अगर 2 से कोई संख्या, अगर ना 2 से विभाज्यता निकालना हमको, कोई संख्या अगर 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी ये चेक करना, बिना भाग दिए कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे 2 क्या है, एक प्रकार की सम संख्या है, और सबसे छोटी सम संख्या है। इससे क्या होगा, कोई भी अगर सम संख्या आएगी तो उसको भाग दे सकती है। तो इसका सबसे बड़ा संकेत यह है कि इकाई का मान क्या होगा, सम होगा। अगर इसमें कोई भी संख्या, अगर इकाई का मान क्या हो, इकाई अगर सम हो,
इकाई अगर सम संख्या हो तो क्या होगा, वो 2 से पूरी तरह से कट जाएगा। सबसे पहली शर्त है, पहली और सबसे बड़ी शर्त है अगर इकाई का मान सम होगा तो 2 से कट जाए। कोई भी संख्या लीजिए, इसमें इकाई का मान सम हो और देखिए वो 2 से आराम से कट जाएगा। इकाई का मान सम में क्या होगा, 2 आए, 4, 6, 8, 10, 8 आए, कुछ भी है ना, 0 भी आएगा तब भी चलेगा। हाँ, इसमें इकाई का मान सम हो या फिर 0 हो, शून्य को भी हम लोग शामिल करेंगे। इकाई का मान सम हो और शून्य भी हो तब भी क्या होगा, वो 2 से कट जाएगी। ये 2 से विभाज्यता का सबसे खास नियम होता है। ठीक है, कोई भी संख्या लीजिएगा जिसमें इकाई का मान शून्य हो या फिर सम हो तो आप उसको काट पाएंगे, उसको आप निसंकोच कर दीजिएगा, हाँ विभाज्य हो जाएगा। अगर बात करें 3 से कोई भाग देने का हो, अगर पूछा जाए कि 3 से कोई कटेगा नहीं कटेगा, कैसे चेक करेंगे, तो 3 से विभाज्यता का नियम यह होता है, अगर जो संख्या दी गई हो आपको सभी अंकों का योगफल 3 से कट जाएगा तो समझिए 3 संख्या वो कट जाएगी। जैसे क्या होगा, 4, 1, 5 में कुछ ऐसा ले रहा हूँ, अपने आप से लिया, पता है कटे नहीं कटे चेक करना पड़ेगा। 4, 1, 5 और 5, 3, 4, 1, 4 क्या होगा, 4, 5, 5, 10 होगा, नहीं कटने वाली है। एक संख्या 3 से नहीं कटेगी। कुछ और लेते हैं, कुछ और का मतलब जो यहाँ पे 4, 1 और 4 ले लीजिएगा, 4, 4, 8, 1, 9। ये संख्या क्या है, इस संख्या का योगफल कितना है, इनका योगफल अंकों का योगफल 9 हो रहा है। इसका मतलब 9 अगर 3 से कट जाए तो इसका मतलब पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से कट जाएगी। तो यहाँ पे 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि जो अंक हो, जो संख्या है, उनमें अंकों का योग क्या हो, उनमें जो अंकों का योग होगा वो अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा। 3 से विभाज्य होगा तो वो क्या होगा, पूरी संख्या ही कट जाएगी। केवल अंकों को जोड़ने पर 3 से काट दीजिए, समझो पूरी संख्या कट जाएगी। यही है 414 लिखा गया है, 3 से कटेगा नहीं कटेगा चेक करना था। 4, 4, 8, 9 करोगे, 9 3 से कट जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, पूरी संख्या को काट सकते हैं, तो हमको भाग नहीं देना पड़ेगा तो वहाँ पे, और शेषफल कुछ आएगा ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे शेषफल लाने की बात करेंगे, उसके लिए बाद में बताऊंगा, कुछ और भी नियम होते हैं। तो यहाँ पहले विभाज्यता की बात कर लेते हैं। तो अंकों का योगफल अगर 3 से विभाज्य है तो 3 से वो क्या होगी, संख्या कट जाएगी। दूसरा 4 की बात करेंगे। 4 का खास नियम यह होता है कि इकाई का मान तो सम होना ठीक बात होता है, लेकिन यहाँ पे 4 से कटने के लिए एक सबसे बड़ी शर्त है कि इकाई और दहाई वाली जो संख्या होगी अगर वो 4 से कट जाएगी, समझ जाओ पूरी संख्या 4 से कट गई। कोई एग्जांपल लेते हैं, ऐसे यहाँ पे 4, 1, 2, 412 लिया हूँ। 412 में इकाई का मान 2 है, दहाई का मान 1 है। इकाई दहाई मिलकर क्या होगी, 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है, 12 कट जाएगी 4 से। इसका मतलब पूरी संख्या को 4 से काट सकते हैं, बात श्योर है। कितनी बड़ी संख्या हो, यहाँ कुछ भी लगा दीजिए, वो संख्या पूरी तरह से 4 से कट जाएगी। क्रॉस चेक करना हो कॉपी में चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल चेक करना। यहाँ पे क्या होगा, एक ही नियम है क्या, कि इकाई और क्या होगा प्लस दहाई का जो योगफल होगा, मैं संकेत में ज्यादा लिख रहा हूँ यहाँ पर, केवल समझना, दिमाग में ज्यादा बैठाना, लिखने का समय बहुत कम दीजिएगा, ठीक है। इकाई और दहाई का जो योगफल होगा वो क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा, वो पूरी संख्या क्या होगी, 4 से कट सकती है, ये बात श्योर है, ठीक है। तो यहाँ कितनी बड़ी संख्या हो, केवल इकाई दहाई को काट दीजिए बस, कुछ भी और ले सकते हैं। और हाँ, इकाई दहाई संख्या कटने में हो सकता है कि, और इकाई का मान हमेशा सम रहेगा, ये भी बात देख सकते हैं। तो यहाँ पे जोड़ने से पहले, इसको काटने से पहले ये भी देख लीजिए, इकाई का मान सम है, उसका चेक करिएगी यहाँ पे ये कटेगा नहीं कटेगा। तो यहाँ विकल्प अगर 4 विकल्प आते हैं तो यहाँ पे जल्दी से कर लेंगे, यही काम होता है सबके पास, ठीक है। 5 की बात करते हैं। 5 का सबसे खास रूल, सबसे आसान रूल होता है, इकाई का जो मान होगा वो या तो 0 हो या तो क्या हो, 5 हो, तो संख्या पूरी तरह से 5 से कट जाएगी। एक ही बात है, क्या है, इकाई का जो मान होगा, इसमें इकाई जो होगी वो क्या होगी, 5 होगी और 0 होगी। इकाई में 5 होगा, 0 होगा, वो संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। कोई एग्जाम्पल लेने का मन होगा तो आप कर सकते हैं ना, कुछ भी होगा। इकाई का मान 0 हो गया, इसमें इकाई का मान इसमें क्या हो गया, 5 हो गया, ये संख्या 5 से पूरी तरह से डिविजिबल होगी, ठीक है। ये बात इसमें सबसे खास है। 5 इसके बाद आएंगे हम लोग इसमें, 5 के बाद छठा 6 नंबर से काटना है। अब यहाँ पे 6 जो है, कोई संख्या 6 से कटेगी नहीं कटेगी, इसको कैसे करेंगे। 6 से कटने का सबसे आसान नियम है, 6 कैसे बनता है, 6 बनता है 2 और 3 के गुणा से। तो ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए और 3 से भी कट जाए, उसे कह देंगे हम लोग ये 6 से कट जाएगा। अब 2 से चेक करने के लिए बहुत कुछ करना ही पड़ेगा, 2 से चेक करना कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे 4, 5, 6 मैं इतना लिया हूँ, अपने आप लिया हूँ, देखना पड़ेगा, चेक करना होगा। 4, 5, 6 ये 456 है, 2 से कट जाएगा, इकाई का मान सम है। 3 से चेक करना है कि 5, 3, 8, 5, 4, 9 होगा, 9, 6, 15 हो गया। 3 से इसका मतलब क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे इसका योगफल क्या होगा, 3 से कटे और इकाई का मान सम हो, वो क्या होगा, हमारे पास 6 से कट जाएगा। तो 6 से कटने के लिए 2 और 3 से कटना जरूरी है। 2 और 3 से कटने के लिए एक ही काम करना होगा, इकाई का मान चेक करो, सम है कि नहीं, हाँ है, सभी का योगफल 3 से कट रहा है, और कट रहा है तो मतलब 6 से भी वो कट जाएगा। तो भाग देने में जो 10, 15, 20 सेकंड लगता है, वो 2-3 सेकंड में आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ टाइम को ऐसे रिड्यूस किया जाए, कोई भी अगर भाग देना होगा तब, ठीक है।
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 व 3 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। तो संख्या पूरी तरह से क्या होगी, 6 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, 6 के बाद क्या आएगा, हम लोग के पास 7 का आएगा। 7 का क्या खास रूल होता है, 7 में थोड़ा सा सबसे हल्का सा हटके है। 7 का क्या होगा, देखिए मान लीजिए कोई संख्या मैं लिख रहा हूँ, अपने आप लिख रहा हूँ, हो सकता है मुझे बाद में एडिट करना पड़े। क्या करना है, जैसे 755 या 35 लिख रहा हूँ, 35 अपने मन से लिख रहा हूँ, आप कोई दीजिएगा मैं देख लूंगा। 735 लिखा गया है, ये पता है 7 से कटे नहीं कटेगा, उसको चेक करना कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जो इकाई का मान है, इकाई के मान का दोगुना करिए, नियम को समझिए, इकाई के मान का दोगुना करिए। 5 में कितना हो जाएगा, 10 इकाई का मान का दोगुना करें और बची हुई संख्या में उसको घटा दें, बची हुई संख्या में उसको घटा दें। अगर जो आ रहा है अगर 7 से कट जाएगा तो पूरी संख्या कट जाएगी। ये आसान सा नियम है। क्या होगा, इकाई के अंक का दोगुना करें, 10 हुआ, 73 में घटाए 63 आ जाएगा। 63 क्या 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 9 63 कट गया। इसका मतलब क्या होगा, पूरी संख्या अपने आप से कट जाएगी। ये सबसे आसान नियम होगा। क्या होना चाहिए, सबसे पहले कि अगर इकाई के मान का दोगुना करें, इकाई के मान का दोगुना कर दिए 10 आ गया, कुछ और होता था उसका भी करते, और जो बची संख्या चाहे इतनी बड़ी होगी उस पूरे में से 10 कम कर दिए। 10 कम करना बड़ा आसान होता है, 73 है 63 कर देंगे ना, 53 हो कुछ भी होगा तो क्या होगा, 43 हो जाएगा। ऐसे करके अगर वो 7 से कटने लायक है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, भाग दिए बिना लोग कह देंगे हाँ कट जाएगा, उससे ऐसा कुछ नहीं आएगा। ये इसका 7 का नियम होता है। क्या होगा, यहाँ पे मतलब कि कैसा लिखा है, इसका थोड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। इकाई का जो दूना होगा, दोगुना दूना दो एक ही बात होगा, इकाई का दूना होगा, इकाई का दूना व शेष संख्या का अंतर जो होगा क्या होगा, 7 से विभाज्य होगा। 7 से अगर विभाज्य है तो क्या होगी, पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। ये यहाँ पे नियम होते हैं। बच्चा हमारे पास अभी 8 का है ना, 8 का दिखाता हूँ। 8 के लिए क्या खास होगा, 8 के लिए जैसे 4 का था वैसे हल्का सा बढ़ के हम लोग 8 बढ़ेंगे। 4 जो था उसमें इकाई दहाई था, 8 के लिए सैकड़ा तक चलना होगा। यहाँ पे कोई ऐसी संख्या हो, 4 में जो इकाई प्लस दहाई के हैं वो इकाई प्लस नहीं रहेगा वहाँ पे, तो मतलब प्लस नहीं वहाँ पे, और इकाई और दहाई रहेगा। अच्छा वो हाँ, मतलब कि ये प्लस का जोड़ना नहीं है, प्लस का जोड़ना नहीं है, इकाई और दहाई को मिलाकर अगर 4 से काट सके तो बात कर रहे हो ना। अच्छा ऐसा मतलब कि ऐसे लिख दे और इकाई और दहाई व इकाई, ठीक है अब सही है। इकाई और दहाई, इकाई कमा दहाई, ये क्या होंगे, 4 से भाज्य होंगे ना, इकाई और दहाई साथ में रहेंगे। अच्छा ऐसे अगर और या कुछ और करोगे तो कहोगे इकाई और दहाई दोनों काटना होगा, ऐसा नहीं, इकाई और दहाई को मिलाकर अगर 4 से कटेगा तब होगा ना, जोड़ना नहीं था। इकाई प्लस दहाई को मिलकर जो संख्या बनी उसकी बात थी ना, उसको ऐड नहीं करना था, उसका सम नहीं करना है। देखिए ऐसे क्या होगा, 8 की बात कर रहे हैं। 8 जैसे 4 का था, 4 में हल्का सा क्या था, इकाई दहाई तक था सीमित। यहाँ जो होगा 8 है 4 का दोगुना है, थोड़ा एक कदम और बढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा तक चले जाएंगे। तो इकाई की संख्या इकाई से और दहाई का, इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या, सैकड़ा से बनी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो क्या होगी, संख्या पूरी संख्या क्या हो जाएगी, वो पूरी तरह से 8 से कट जाएगी। जैसे मतलब 4 5 6 की संख्या है, उसमें सबको काट अच्छा क्या करेंगे हम लोग, इकाई दहाई सैकड़ा, लास्ट का 3 अंक छोड़िए, वही अगर 8 से कट जाएगा क्या बन जाएगा, वो पूरी संख्या ही 8 से भाज्य हो जाएगी। तो वो भाग से बच सकते हैं। यहाँ पे 8 से भाज्य का नियम क्या होगा, कोई भी संख्या इसकी इकाई दहाई सैकड़ा से जो बनी संख्या होगी है ना, वो क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। तो पूरी संख्या को हम लोग 8 से विभाज्य मान लेंगे। ठीक है, ये था। इसके बाद यहाँ 9 की बात करें तो जो 9 होगा, 9 के लिए क्या खास होने वाला है, 9 का थोड़ा सा हल्का सा रूल चेंज होगा। 9 में बात करेंगे, देखिए 9 के लिए क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे 3 का क्या खास था, सभी अंकों का योगफल 3 से कटना था, वैसे क्या होगा यहाँ पे 9 के लिए भी क्या होगा, अंकों का जो योगफल होगा, अंकों का जो योग होगा वो क्या हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, क्या कहते हैं हम लोग उसको, कोई संख्या को 9 से भाज्य मान लेंगे। अंकों का जो योगफल होगा अगर वो क्या होगा 9 से भाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगी, कट जाएगी। जैसे अंक का योगफल मतलब बोले तो कुछ ऐसे लेंगे 7 8 6 कुछ भी ऐसा लेगा, 786 मान लीजिए। इसको क्या करना होगा, पूरा जोड़ने पर अगर 9 से कट जाएगा तो 9 से इसको पूरी संख्या को मान लेंगे। तो जोड़ने पे छोटी संख्या बनती है, जोड़ने की संख्या छोटी रहेगी तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको भाग देना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं इसको चेक नहीं करने वाला हूँ, आपको बता रहा हूँ कि अगर अंकों का योगफल 9 से क्या होगा, विभाज्य होगा, 9 से विभाज्य है तो क्या होगा, पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, ये चीज होगा। यहाँ बात करेंगे 10 की संख्या की भाज्यता के लिए। 10 के लिए क्या खास होगा, 10 से छोटा सा नियम होता है,
सिंपल सी बात है, अगर इकाई का मान क्या होगा 0 होगा, अगर इकाई का मान क्या है 0 है तो संख्या क्या हो जाएगी 10 से कट जाएगी। इकाई कोई भी इकाई हो, कोई भी संख्या होगी, यहाँ 15 हो गया, 150 कर दिया मैंने, 15 के साथ में 150 है, इकाई का मान 0 है, इसका मतलब क्या होगा ये 10 से कट जाएगा। 10 विभाजन नियम बड़े आसान से कह सकते हैं कि जिसका इकाई का मान 0 हो उसे 10 से काट सकते हैं। ये कुछ खास थे यहाँ पे पूरे चैप्टर में, कोई चैप्टर में बात करें तो यहाँ पे यही एक ऐसा चीज है। और उसके बाद मैं बात क्या करूंगा, अभी एक छोटा टॉपिक बचा हुआ है, इसको हम लोग अगली क्लास में ही कवर कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा उसमें ज़्यादा डिस्कस कराना पड़ेगा। जैसे कि किसी भी संख्या का गुणा करा जाए तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा। कोई संख्या घातांक में लिखी गई है ना, 4-500 घात लगा दी गई तो 4 घात 500 है, या कुछ भी हो 420 घात 300 कुछ ऐसा घात होगा, तो घातांक में होगा तो उसमें क्या होगा, और गुणा में होगा तो उसका क्या होगा, इकाई का स्थान निकालने का फॉर्म टॉपिक बचा, यही कॉन्सेप्ट बचा हुआ है इस पूरे चैप्टर में। इकाई का स्थान कैसे निकालेंगे, किसी गुणा में या किसी घातांक के रूप में अगर रहेगा तो उसमें इकाई का स्थान किस तरह निकालते हैं, वो एक छोटा टॉपिक बचा है, इसको हम लोग अगले टॉपिक में कवर करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। ये चीज बचा, बाकी इस पूरे संख्या पद्धति का इतना ही सारांश है, इसी को लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। कल क्या होगा, कल के क्लास में हम लोग करेंगे सॉल्व क्वेश्चन को। कल मेरे पास मैंने मंगाया है अभी, वो आ जाएगा, उसका नाम क्या है, प्रैक्टिस सेट आ जाएगा। प्रैक्टिस सेट अभी मिल जाएगा मुझे 2 पार्ट तक, तो कल से हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तुरंत प्रैक्टिस सेट करेंगे सॉल्व, और पिछले ईयर का जो मेरे पास क्वेश्चन है वो आज PDF निकाल लेंगे। उसके बाद फिर जिससे वो भी सॉल्व करने लगे कि हाँ हम लोग ना पिछली बार कैसा क्वेश्चन आया था, अगली बार आपकी बार तैयारी उसी लेवल का करें, नहीं तो कहीं बहुत दूर या बहुत हल्के में तो नहीं कर रहे हैं, तो अपने लेवल का भी पता चलता रहे। तो कल की क्लास में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व और पिछले ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें एक टॉपिक बचा है घातांक और एक गुणा में इकाई का स्थान निकालना, इकाई का स्थान क्या होगा वही का प्रेडिक्शन करेंगे, ठीक है। फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद।